नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट जो होता है, एक जो इलेक्ट्रिशियन जो विद्यार्थी होता है, उसके लिए बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट वो अपना में खुद में मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब से इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन लेते हैं या इलेक्ट्रिकल की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का ही अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर इतना हार्ड लगता है, जो कि पढ़ते हैं तो उसको छोड़ देते हैं कि हार्ड है, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल से सरल है, लेकिन फिर भी शुरू से नहीं पढ़ने के कारण वो हार्ड लगता है और एक अपने आप में एक बोझ सा मानते हैं। तो आज दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसको इतनी आसानी से और एक बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपके मन में इसका भय दूर हो जाए और आपके सारे डाउट, जो आपके मन में डर है, जो आपके मन में एक जो हार्ड का एक जो खौफ बैठा हुआ है, वो दूर हो जाए और आसानी से इलेक्ट्रिकल की भांति इसको पढ़ लें और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और सारे डाउट दूर हो जाएं। तो आज शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड नहीं है, बस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो इलेक्ट्रिकल को हार्ड समझता है और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को हार्ड समझते हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूज होता है। तो आज उस कंफ्यूज को अपन दूर कर ही लेते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, तब जाके कहीं वो पकड़ में आएगी। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए काफी प्रश्न आ भी चुके हैं और आने की संभावना बनी रहती है और बहुत ही माइंडी क्वेश्चन उठते हैं इसके अंदर। आपको माइंडी क्वेश्चन बताता हूँ कि माइंडी क्वेश्चन कहाँ से क्या उठेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि जो कंडक्टेंस है, चालकता है, उसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वर्गीकरण होता है। बैंड थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इक्विपमेंट बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि धारा कैसे प्रभावित होगी, बैंड किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टेंस पढ़ेंगे। कंडक्टेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं तो देखो, इसको चालकता कहते हैं। अब चालकता किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। देखो, आप लोगों ने सबसे पहले यदि इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी करते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे कहते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो गुण अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी इकाई ओम होती है। या आप लोगों ने इसके नियम के अनुसार अच्छी तरह समझ लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पढ़ते पढ़ते काफी दिन हो गए, इसलिए इसको देख लिया। लेकिन अब देखो, बताओ, यदि किसी पदार्थ में यदि रेजिस्टेंस बाधा उत्पन्न कर ही देता है तो फिर विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो जाती है? यदि उसका गुण ये कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने में यदि मैं अवरोध उत्पन्न करूं, विद्युत धारा को नहीं जाने दूं, नहीं प्रवाहित होने दूं, फिर भी धारा चली जाती है, फिर भी धारा प्रवाहित हो जाती है, क्यों? वो भी तो एक गुण ही होता है, वो भी एक गुण है। विद्युत धारा रुकेगी, वो भी गुण है, विद्युत धारा चली जाएगी, वो भी गुण। हाँ, ये मान सकते हैं कि विद्युत धारा नहीं चली, प्रतिरोध ने बाधा उत्पन्न की और विद्युत धारा को ड्रॉप कर दिया कि विद्युत धारा नहीं जाने देंगे, तो कह सकते हैं कि वहां कंडक्टेंस नहीं होगा। लेकिन विद्युत धारा में के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ और फिर भी कहते हैं धारा प्रवाहित हो गई, इसका मतलब वहां कुछ एक गुण और अवशेष है, जिसको कहते हैं चालकता। तो चालकता क्या करती है? उस विद्युत धारा को प्रवाहित करवाती है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? उस विद्युत धारा को रोकता है। लेकिन यदि रेजिस्टेंस ज्यादा प्रभावी होगा और चालकता नहीं होगी प्रभावी, वहां पे धारा रुक जाएगी, लेकिन फिर भी धारा चली जाती है, तो उसको कहती है चालकता। तो चालकता की परिभाषा क्या हो सकती है कि विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता वो तो होता है प्रतिरोध, लेकिन यह विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को चालकता कहते हैं। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को चालकता कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। अब देखो, इसको समझेंगे। देखो, आपने प्रतिरोध को किससे दर्शाया? आपने प्रतिरोध को, मैं आपको समझाता हूं, प्रतिरोध को आर से दर्शाया। तो आर क्या काम करता है? रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन इसको जी से दर्शाएंगे। किसको? चालकता को। इस चालकता को जी से दर्शाते हैं। इसकी इकाई देखो, इसकी इकाई क्या थी? ओम थी। अब आप समझ रहे हो, इसने अवरोध उत्पन्न किया और इसने सुगमता प्रदान की, इसने धारा को रोका, इसने धारा को जाने दिया, इसका मतलब इसका उल्टा हो गया। तो ये लिख सकते हैं कि ये क्या है? चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है, प्रतिरोध का उल्टा होती है। ये रोकेगा तो ये जाने देगी,
एक इसकी डेफिनेशन आती है। दूसरी बात देखो, ये ओम इसकी इकाई है, ओम, ऐसे देखो ओम। अब उल्टा है तो इसको ऐसे कर देंगे ये, तो इसकी इकाई क्या होगी, महो होगी। इसको महो से दर्शाएंगे, इसकी इकाई महो होती है, महो। दूसरा नाम इसको कहते हैं साइमन, महो या साइमन होती है, याद रखना, महो या साइमन होती है। ये तो बात इसकी थी। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब आपको समझो, देखो जैसे कोई एक कॉपर का चालक ले लेते हैं, देखो गौर से देखो, ये कोई कॉपर का चालक लिया आप लोगों ने, और ये ले लिया आप लोगों ने एक एल्यूमिनियम का चालक, सेम लिया आप लोगों ने, ये लिया एल्यूमिनियम का चालक, ये कॉपर लिया और ये एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम लिया। अब इसकी भी देखो सेम डायमीटर है, एरिया ये भी सेम है, और इसकी लेंथ है ये भी सेम है, तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी, समान रहेगी, मतलब कि धातु बिल्कुल समान है, कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी पूछा जाए यहाँ यदि हाई पोटेंशियल लगाएं, यदि प्लस लगाएं हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल लगाएं या हाई पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं, यहाँ पॉजिटिव लगाएं हाई पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव लगाएं लो पोटेंशियल। अब गौर से देखो, धारा इधर से प्रवाहित ऐसे होगी, तो क्या धारा दोनों में सेम प्रवाहित होगी, नहीं होगी, दोनों में धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। क्यों, किस गुण के कारण, तो ये हो सकता है कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक है और कॉपर का प्रतिरोध कम है, एल्यूमिनियम में धारा कम प्रवाहित होगी, यहाँ धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो आपको ये पता है धारा जहाँ कम प्रवाहित होती है वहाँ प्रतिरोध का मान अधिक होता है। यहाँ दोनों को सेम लिया, हमारे सेम पोटेंशियल लगाया, यदि इसके ऊपर मैंने 100 वोल्टेज लगाए तो यहाँ भी 100 ही लगाएंगे, दोनों सेम टू सेम। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या दोनों में धारा प्रवाहित सेम होगी, नहीं होगी। इस गुण को कहते हैं, देखो ये होता है कि यदि इस एल्यूमिनियम में धारा कम प्रवाहित होती है तो इसका कारण क्या है कि यहाँ प्रतिरोध का मान अधिक है और चालकता का मान कम है। यहाँ क्या रहेगा, या R अधिक रहेगा और G का मान कम रहेगा, यहाँ R कम रहेगा और G का मान अधिक रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि जहां चालकता का मान अधिक होता है वहां धारा अधिक प्रवाहित होती है, और जहां चालकता का मान कम होता है वहां धारा कम प्रवाहित होती है। जहां प्रतिरोध का मान अधिक होता है वहां धारा कम प्रवाहित होती है, और जहां प्रतिरोध का मान अधिक होता है वहां धारा प्रतिरोध का मान कम होता है वहां धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो क्या कह सकते हैं कि चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि चालकता व प्रतिरोध में एक दूसरे की विलोमानुपाती, चालकता प्रतिरोध का विलोमानुपाती होती है। जी, चालकता प्रतिरोध का विलोमानुपाती होती है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो लिख सकते हैं जी समानुपाती 1/r, उल्टा होगी ये चालकता का मान, और यहां इसकी महो या साइमन इसकी इकाई होती है। ये तो थी बात इसकी। अब आप लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई चालकता क्यों होती है, चालकता की जरूरत पड़ेगी कि कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन में चालकता का मान कितना होगा, चालकता नहीं होगी तो क्या होगा, या आप लोग इक्विपमेंट पीएन संधि बनाएंगे, पीएन संधि में डिप्लेशन लेयर होगी, या अपन और ट्रांजिस्टर देखते हैं वहाँ बैंड ही चलेंगे, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंसी बैंड होता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, वो चलते हैं सारे। तो आज पढ़ेंगे सारे के सारे। तो ये लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि चालकता जहाँ पे अधिक होगी वहाँ R का मान कम होगा, चालकता जहां पे कम होगी वहां R का मान अधिक होगा। दोनों बातें एक दूसरे की विलोमानुपाती उल्टी होती है। तो ये हो गया कि चालकता समानुपाती 1/r की चालकता R के विलोमानुपाती होती है। अब देखो ये समानुपाती जहां लगता है, मैंने आपको काफी बार बताया कि समानुपाती जहां लगता है उसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। नियतांक क्या रहेगा ये आपको बताऊं, कांस्टेंट है जिसको नियतांक बोलते हैं, नियतांक है। नियतांक मतलब यहाँ कुछ स्थिर है जो छुपा रखा है। यदि यहाँ बराबर लगा देते तो इसको, इसका मान जो यहाँ, जैसे इसको यहाँ बराबर लगाओ, जी बराबर आपको 1/r लिखो, इसका मतलब यहाँ पीछे कोई नियतांक उसका मान लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके बराबर ये नियतांक, ये समानुपाती का सिंबल हटेगा। तो नियतांक क्या, देखो नियतांक क्या रहेगा। अब आपको, आप लोगों ने ये देखा होगा कि यदि आप लोगों ने ये देखा था कि R समानुपाती 1/a है, तो यहाँ नियतांक था, R समानुपाती L है, यहाँ नियतांक था, कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, यहाँ भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट। जहाँ समानुपात का सिंबल लगता है इसका मतलब यहाँ कुछ छुपाया गया है। छुपाया क्यों गया है, क्योंकि ये वो चीजें बदलने वाली नहीं होंगी, वो एक प्रत्येक जगह पर समान रहेगी, उसका मान बदलने वाला नहीं होगा, इसलिए इसको छुपाया गया है। तो कांस्टेंट यहाँ की बात क्या है, ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है। चालकता यहाँ पे छुपाई गई है जिसको बोलते हैं चालकता। यहाँ चालकता का मान छुपाया गया है, ये हो गया इसका कि यहाँ कांस्टेंट क्या है, कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी को दूसरे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
इसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। नियतांक क्या है? विशिष्ट चालकता है। आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध देखा होगा। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए विशिष्ट चालकता का मान कब बदलेगा? जब पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी तभी इसका मान बदलेगा, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये क्या है? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता को दर्शाया गया है। यदि विशिष्ट चालकता का मान यहाँ रख देते हैं तो ये क्या होगा? इसको हटा के बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसके बारे में और आगे बताता हूँ, देखो आपको मैं। अब देखो ये मैंने आपको बताया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध देखा, उसको आपने रो से दर्शाया, ये रो था। यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो आती है इसको किससे दर्शाते हैं? इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ये क्या है? सिग्मा। याद रखना मैं आप ये बताऊंगा आपको इसलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम आने वाली चीज है चालकता। ये क्या है? सिग्मा। विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया, उसी प्रकार विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी को सिग्मा से दर्शाते हैं। अब सिग्मा की इकाई क्या रहेगी? कंडक्टिविटी की इकाई। देखो यहां सिग्मा की इकाई, सिग्मा की इकाई ये होती है साइमन। क्या रहेगी इकाई? साइमन प्रति मीटर रहेगी। एस प्रति मीटर, ये साइमन प्रति किसकी इकाई है? विशिष्ट चालकता की इकाई। काफी बार परीक्षा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, अब कैसे होगी ये आपको मैं बताता हूं कि ओम प्रति साइमन प्रति मीटर कैसे होगी, वो आपको बताता हूं। सिग्मा की इकाई देखो, इसमें एक छोटा सा कुछ नहीं है, आप लोगों ने देखा था ना, ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसकी इकाई विशिष्ट चालकता की इकाई सिग्मा होती है या ये साइमन प्रति मीटर होती है। देखो आप लोगों ने देखा था कि आर समानुपाती एल, आर समानुपाती 1/a। तो इस जी समानुपाती क्या लिख सकते हैं? जी समानुपाती मैंने आपको बताया इसका उल्टा होता है, तो 1/l ये तो होगा, इसका उल्टा क्या होगा? 1/l होगा। ठीक है। दूसरी बात देखो, ये लिख सकते जी समानुपाती, ये उल्टा है, इसका उल्टा कर दो a, जी समानुपाती a, क्योंकि इसका उल्टा है। तो जी समानुपाती क्या लिख सकते हैं? जी समानुपाती a/l होता है, जबकि r समानुपाती क्या था? r समानुपाती l/a था। इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। यहां तक आगे समझ में। अब ये समानुपाती क्या है? इसका मतलब आप लोग समझ गए कि जी समानुपाती क्या है। ये आप लोग इसको हटाओगे यहां से, जी समानुपाती लिख दो सिग्मा a/l। ये आ गया, इसको हटा दिया, ये आ गया विशिष्ट चालकता आ गई। ठीक है। अब विशिष्ट चालकता को सोल्व करो, इसकी इकाई देखो। यहाँ विशिष्ट चालकता बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो विशिष्ट चालकता का मान लिखोगे आप लोग, तो ये लिख सकते हैं कि साइमन, ये सिग्मा बराबर क्या लिखें? GL/a। गौर से देखो कि साइमन प्रति मीटर कैसे आया, उसकी बात करते हैं, याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। अब आप लोगों को जी क्या है? चालकता। एल क्या है? उसकी पदार्थ की लंबाई। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। ये आप लोग देख लिया कि जी चालकता है, एल लंबाई है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है ना। ए की इसकी इकाई देखें तो मीटर स्क्वायर होती है, एल की इकाई देखें मीटर होती है, और जी की इकाई देखें ये साइमन होती है। तो अब देखो ये यहां आने के बाद क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर क्या लिखें? सिग्मा बराबर इसकी इकाई साइमन कर दो, इसकी इकाई साइमन इनटू मीटर, कि मीटर इसका इकाई क्या है, और यहां ये मीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर हो गए, मीटर इनटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, बच क्या गया? साइमन बराबर ये अपने सिग्मा बराबर साइमन एस को साइमन और प्रति मीटर, ये इसकी इकाई होती है। तो काफी बार पूछा कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? साइमन प्रति मीटर। और चालकता की इकाई क्या है? ये होती है साइमन, ओनली साइमन होती है। तो अब देखो ये इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सोने की अलग होती है, चांदी की अलग होती है, तांबे की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। और ये क्या होती क्या है? विशिष्ट चालकता की आपको परिभाषा बताऊं। जैसे कोई ये टुकड़ा है, यहाँ से मैंने एक टुकड़े को काटा ऐसे, जैसे एक घन के आकार के टुकड़े को इसमें काट लिया मैंने, जैसे ये घन के आकार का टुकड़ा काट लिया मैंने। आप गौर से देखोगे आप लोग, ये घन के आकार का टुकड़ा काट लिया, तो इसकी ये भुजाई बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, इसमें 6 भुजा होगी। अब 6 भुजा होगी, 6 भुजाओं की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर कर दी जाए। अब इसके बीच का प्रतिरोध देखेंगे, जिसके बीच की चालकता देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एक घन के आकार के टुकड़े के पदार्थ के 2 भुजाओं के बीच की चालकता, एक घन के आकार के
पदार्थ के टुकड़े के दो भुजाओं के बीच की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसकी इकाई साइमन प्रति मीटर होती है। ये तो थी दोस्तों आप लोगों की इसी चालकता की बात। अब चालकता पढ़ने के बाद चालकता का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, चालकता से क्या अपने सिद्ध करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, उसके बारे में देखिए। चालकता से सिद्ध क्या होगा, चालकता के ऊपर और किसको पढ़ेंगे और किसका अध्ययन करने वाले हैं, इसको कहते हैं बैंड थ्योरी। क्योंकि चालकता का मान फ्री इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं उनको क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे, इसलिए कहते हैं अब पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। ये तो जब तक इसको अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है बैंड थ्योरी का अध्ययन। देखो बैंड थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, ये कि जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, शुरू में आप लोगों को देखा कि ये कोई एटम है, ये इसकी नाभिक है। नाभिक में क्या रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बाहर के जो ये ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, देखो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे ऋण आवेश होता है। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि एक एटम में बाहरी कक्षाओं में जो एटम की कक्षा, परमाणु की कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे ऋण आवेश होता है। अब आवेश नहीं देखेंगे 1.6 × 10 के -19 वो आवेश नहीं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, तो क्या लिख सकते हैं कि एक एटम के, आपको पता है कि एक एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो घूमते रहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। थोड़ी सी एनर्जी के मार के ही ये, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी दी, इसको हीट एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, तो ये क्या कहेंगे, ये दूसरे एटम में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ी सी एनर्जी पाकर यहाँ से निकल जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर इस नाभिक का और जो बल है वो कम होता है। ये क्या है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये आपकी नाभिक है। नाभिक भी कहते हैं, प्रोटॉन होते हैं जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो नाभिक पर आवेश कौन सा आ गया, यहाँ पॉजिटिव आवेश होगा नाभिक पर, जिसका इसके ऊपर बल होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे अंतराणुविक बल लगाती है, फोर्स एनर्जी देती है इसको। ये एनर्जी इसको गैप को पकड़ के रखा है। ये क्या है, ये इसका अंतराणुविक बल होता है। नाभिक का बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रत्येक कक्षा पर। इसका इस यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, ये कम है, फिर आगे वो कम होता जाएगा। ये तो एक एटम की स्ट्रक्चर था जो आप लोगों को सबसे पहले मैंने जैसे इसको पढ़ाना शुरू किया था इलेक्ट्रिशियन को, तब मैंने शुरू से यही पढ़ाया था। तो नाभिक द्वारा देखो, नाभिक द्वारा सभी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर एनर्जी लेवल बराबर होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर यहाँ से बल मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ बल लगेगा, इसके ऊपर यहाँ बल लगेगा, जो एनर्जी लगेगी वो बिल्कुल बराबर लगेगी। तो क्या लिख सकते हैं कि एक नाभिक द्वारा सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी लेवल या जो बल लगता है, एनर्जी लेवल या जो बल लगता है वो बराबर होता है, समान होता है, समान होता है। ये देखो अब समान तो आपको बराबर हो गया। जैसे यहाँ पे बात करें कि एनर्जी लेवल समान है तो इसको एक लाइन में दर्शा सकते हैं ऐसे। देखो ये एनर्जी लेवल जिससे समान रहेगा ना, तो यहाँ इसका एनर्जी लेवल ये भी है, इसका भी एनर्जी लेवल ये है, इसका भी एनर्जी लेवल ये है, मतलब एनर्जी लेवल सब पे समान रहेगा। अब देखो ये तो एक एटम की बात की, जैसे कोई पदार्थ ले लिया ये, अब ये पदार्थ इसमें एक एटम तो नहीं है, बहुत से परमाणु हैं। परमाणु की संख्या कितनी है, बहुत से परमाणु, असंख्य परमाणु होते हैं, ठीक है ना। और एक परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि जैसे मैं एक ये पदार्थ दर्शाता हूं आपको, जैसे ये पदार्थ ले लिया आप लोगों ने, ये पदार्थ लिया। अब इसमें एक प्रोटॉन तो है नहीं, इसमें क्या है, असंख्य आपको वो मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये ऐसे परमाणु हैं और उनके कक्षा में, बाहरी कक्षा में क्या है, सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये देखा आप लोगों ने, इनमें ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप लोगों को बताया मैंने
यहाँ एक था तब तो इसमें चारों जो ये अपने हैं इस पे एनर्जी लेवल बराबर था। इस नाभिक का इसके ऊपर एनर्जी लेवल बराबर है। यहाँ से जितना बल यहाँ रहेगा उसका इतना बल इसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर इसका बल भी लग जाएगा और इसके ऊपर इसका बल लग जाएगा। तो यहाँ तो एनर्जी लेवल मान जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 4 नहीं था, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। यहाँ इसके ऊपर ऐसे मैं आपको बड़ा चित्र बना के दिखाऊँ कैसे कि अलग अलग कैसे होगा, आप समझोगे कि वास्तव में अलग अलग है। तो जैसे कोई पदार्थ लिया यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं 2 दिखाता हूँ, यहाँ 2 और 4 इलेक्ट्रॉन दिखा, ये परमाणु दिखा देता हूँ, ये ऐसे 4 हैं। अब यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है नाभिक की चारों कक्षा में, ये परमाणु की ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसके ऊपर ये जैसे नाभिक इसके ऊपर ये बल रहेगा, लेकिन इसके ऊपर ये बल कार्य करेगा, यहाँ पे ये बल कार्य करेगा, इसके ऊपर ये बल कार्य कर जाएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये बल कार्य कर जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ तो बल कार्य करेगा लेकिन इसके ऊपर ये बल भी कार्य कर जाएगा। तो अब इनका एनर्जी लेवल, किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बदल गया, सबका अलग अलग हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि यदि असंख्य, यदि कोई एटम पास पास होंगे, एक से अधिक परमाणु पास पास होंगे, तो सभी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग एनर्जी लेवल रहेगा, सब पर समान बल नहीं लगेगा। यहाँ यदि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा इधर इसके ऊपर, तो यहाँ 4 नहीं 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर इस नाभिक का बल भी आ गया, इस नाभिक का बल भी आ गया। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सब पर एनर्जी लेवल बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो क्या देख सकते हैं, यदि कई एटम एक साथ, और एक पदार्थ में बहुत से एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, तो सब पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी लेवल जो बल होता है बराबर नहीं रहेगा। कई एटम कई परमाणु एक साथ है, यदि एक पास पास होंगे, तो सभी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी लेवल बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये देख लिया आप लोगों ने। अब अलग अलग होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक परमाणु के नाभिक दूसरे परमाणु के एक परमाणु के नाभिक दूसरे संयोजी इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव दिखाएगी, ये इसके ऊपर दिखाएगी, ये इसके ऊपर दिखाएगी, ये इसके ऊपर दिखाएगी, ऐसे। तो सब पे अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अब फिर क्या कहेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आमने सामने, तो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि दोनों ऋणावेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे ये एनर्जी लेवल उसका बदल जाएगा। तो एनर्जी लेवल बदला कि नहीं बदला, तो यहाँ पे यदि इन पे समान था तो ये लाइन थी, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं यदि इस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी लेवल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग ये एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी लेवल होने के कारण ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि इस ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन सारे हैं, इस ग्रुप में रहेंगे, तो इस पे एनर्जी लेवल अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। यदि समान होता तो क्या लिख सकते हैं, ये अलग है, समान है, तो एक लाइन में आ जाते हैं। लेकिन अलग अलग होने के कारण ये क्या होगा, ये वैलेंसी बैंड हो गया, ग्रुप बनाया, ग्रुप को कहते हैं बैंड बना लिया इसने, वैलेंसी बैंड हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, ये वैलेंसी बैंड होगा। वैलेंसी बैंड कब बनता है, देखो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, देखो ये बैंड हो गया, क्यों, एक ग्रुप बनाया कि इतनी दूर का ये ग्रुप है इसमें, और इसमें सारे क्या रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, कौन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन सब बल बराबर नहीं रहेगा, लेकिन रहेंगे एक ग्रुप में। ये कुछ पे कम हो सकता है, कुछ पे अधिक हो सकता है। जैसे आपको मैं एक बैंड बना के दिखाऊं, जैसे ये बना लिया, ये बनाया, यहाँ पे 0 है, मैं इसको एनर्जी लेवल की बात करता हूँ, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 लगा लिया, ये 8 लगा दिया, माइनस यहाँ -4 लग गया, यहाँ -8 लग गया, तो क्या रहेंगे, इस पे अलग अलग रहेगा। तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ले लिया, ये बैंड ले लिया आपने, ये लिया, इसमें सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है सारे। तो कुछ पे तो देखो 5 आ गया, इस पे 5 है, इस पे 7 है, इस पे 7 है, इस पे 6 है, सब पे अलग अलग एनर्जी उसमें बल है। तो ये क्या हो गया, ये आपका वैलेंसी बैंड हो गया, ग्रुप बना लिया अपना एक, कि इस ग्रुप में रहेंगे, लेकिन हमारे पास वो रहेगा, बल तो रहेगा लेकिन समान नहीं होगा। समान नहीं होने के कारण एक ग्रुप में बने रहेंगे, कोई कम ज़्यादा अपने आप में समाजित करता रहेगा, लेकिन एक में रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका बैंड होगा, इसको करते हैं वैलेंसी बैंड। अब बताओ वैलेंसी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, काफ़ी बार पूछा था कि वैलेंसी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, और अब पूछा जाए कि वैलेंसी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं,
ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इस पे मैंने थोड़ा सा हीटर रूम टेम्परेचर पर यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए तो ये सब अपने अपने बैंड में रहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा यदि मैं हीट दे देता हूँ, इस पदार्थ के इस आइटम को थोड़ा हीट दिया, हीट एनर्जी दी थोड़ी सी, तो हीट एनर्जी पाकर ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी मिली और यहाँ से निकलना शुरू हो गई। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया। अब इसके ये इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें लेकिन है पदार्थ के अंदर, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गई। कौन से, तो एनर्जी पाकर जो इलेक्ट्रॉन बाहर अपनी कक्षाएं छोड़ देते हैं, जो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाएं छोड़ देते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आपको मैं वो बैंड बना के दिखाता हूँ कि कौन सी बैंड पे होता है। देखो ये तो लिख लिया आप लोगों ने, जैसे आप लोग देखोगे कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 0 लेवल है, सब पे किसी पे यदि एनर्जी लेवल नहीं है तो बात अलग है। यहाँ से -4, -8, 4, बस इतनी बताता हूँ। देखो मैं क्या होगा, यहाँ से देखो ये जैसे ये मान लेते हैं, ये है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, कौन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ये 5 की लाइन है, तो इस इलेक्ट्रॉन इस लाइन में जो 5 रहेगा, किसी में 7 रहेगा, किसी में 6 रहेगा, किसी में 8 रहेगा, सब ऐसे तो है। तो ये हो गया वैलेंसी बैंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वैलेंसी बैंड का निर्माण कैसे हुआ, वैलेंसी बैंड का निर्माण यह लिखेंगे, वैलेंसी बैंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनसे निर्मित होता है, ये सारे इनसे निर्मित होता है। एक तो आपकी परिभाषा ये आ गई। अब देखो इस पे थोड़ी सी हीट एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन छूट गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल अपने कक्षा छोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, देखो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 0 लेवल से यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये आ गए, इन पे भी सब पे एनर्जी गैप बराबर नहीं रहेगा, कुछ पे 5 है, कुछ पे 6, ये आ गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अब बताओ कंडक्शन बैंड का निर्माण कैसे हुआ, कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड का निर्माण होता है। तो लिख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जो होता है, देखो ये कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा रहेंगे, इसमें देखो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक चालक किससे होते हैं, जिस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है वो अच्छा चालक कहलाता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें कंडक्शन बैंड, एक वैलेंसी बैंड। तो एक पदार्थ होता है इसमें 2 बैंड होते हैं, 2 बैंड में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही टूटकर इसमें हीट एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन टूट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है तो टूट के इधर आ जाते हैं। ये कहाँ आते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वह सबसे अच्छा चालक रहेगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो वह अर्धचालक है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये जो बीच का गैप बच गया इसको कहते हैं बैंड गैप। क्या हो गया, ये आप लोगों का बच गया बैंड गैप, 2 बैंड का गैप बच गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। इसको कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो यहां कितना आप लोग बल लगाओगे, एनर्जी दोगे इसको कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो। यहां देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में है, ये इलेक्ट्रॉन कब छूटेंगे। देखो अब इसकी, अब चालक की अर्धचालक की बात करें, मैं आपको बताता हूँ चालक व अर्धचालक की बात करें यहाँ पे, तो मैं अलग अलग दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ले लिया आप लोगों ने,
ये क्या है, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वैलेंसी बैंड, ये क्या आपका कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो ये जैसे यहाँ ये खाली पड़ा है, ये खाली है, गौर से देखना, ये खाली आपका, ये आपका एनर्जी है, ये खाली पड़ा आपका, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस पे आप जैसे कोई इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर पे कितनी हीट दोगे, इसको लगा देखो कितना बड़ा, ये बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ से आप इसको हीट दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आए, जिसको चालक बनाना होता है, जिस ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आए, तो यहाँ बहुत आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आए तो क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई आप लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। तो एनर्जी लगाने से क्या हो सकता है, ये खाली पड़ा, इसको कहते हैं इंसुलेटर, ये कुचालक है। कुचालक पदार्थ में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब कितना एनर्जी लगाएंगे इसके ऊपर, उस एनर्जी को नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो एनर्जी लगाते हैं उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एनर्जी जो इस गैप में लगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री कंडक्शन बैंड में लेके आते हैं, तो वहाँ आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे इस इलेक्ट्रॉनों को, जैसे कोई कुचालक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, ऐसे असंभव है, ये बात है, संभव नहीं हो सकती। 8 इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाओ, गर्म करो, एनर्जी देते रहो, हीट एनर्जी देते रहो, तब जाके वो पदार्थ ही टूट जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ही टूटने वाले होते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितने इलेक्ट्रॉन, अब एक जो कुचालक की बात करें, कुचालक कितनी देर आप बल लगाओगे, कितनी एनर्जी लगाओगे कि इलेक्ट्रॉन टूटने की संभावना ऐसे उत्पन्न हो जाएगी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी पूछा जाता है कि कुचालक का एनर्जी गैप, जो एनर्जी लेवल कितना होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतनी एनर्जी लगाएंगे तब संभावना होगी जाके कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के आने की संभावना होती है। अब दीदी उसके कुचालक की बात, अब चालक की बात करें, देखो यहाँ से चालक की बात करें, चालक में क्या होता है, ये लगभग एनर्जी गैप ओरली पे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ये आपका ये 0 है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, ये वैलेंसी बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। लेकिन अब ये एनर्जी गैप की बात करें, ये ओवरलैप हो गया, ये इसके ऊपर नीचे हो गया, तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर नीचे हो गया, ऐसे ओवरलैप हो गया, ये पूरा बिल्कुल भरा होता है। थोड़ी सी एनर्जी दी इसको, बस थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये जैसे ये अपने जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देते ही खींचेंगे, इसमें थोड़ी सी एनर्जी दी देते ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, टूट टूट के दूसरे एक परमाणु के नाभिक में चलते, एक परमाणु की ऑर्बिट में चलते चले जाएंगे। तो यहाँ चाहेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आदान प्रदान होते रहेंगे, यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी देते ही इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ से फॉरवर्ड एनर्जी गैप को पार करते चले जाएंगे। यहाँ पार होना मुश्किल हो जाता है कि इस एनर्जी गैप को पार करना मुश्किल है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे लेकिन इसके अंदर समाजित हो जाएंगे, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, इसके अंदर यहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक धारा नहीं चलेगी। तो ये क्या होगा, ये ओवरलैप करते रहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि एक कंडक्टर में एनर्जी गैप का मान 0 होता है, इलेक्ट्रॉन वो 0 एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है। कोई थोड़ा सा उष्मा देते ही, थोड़ी सी हीट देते ही इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे। ये क्या है, सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो थी बात इसकी। अब यदि अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक में क्या होता है, 1-2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब तक निष्कर्ष क्या निकला, ये निकल गया कि कि वैलेंसी बैंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है, कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है। किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि किसी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
यदि किसी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वह कुचालक कहलाता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वह चालक कहलाता है। यदि किसी पदार्थ के एटम के कंडक्शन बैंड में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक का जो एनर्जी गैप होता है वो 1 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। ये तो अब पूछा जाए कि कंडक्शन बैंड क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे बैंड, अब कंडक्शन बैंड का मान, चालकता जो पड़ी, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, उस चालकता पर निर्भर करती है। तो यहाँ चालकता देखो, यहाँ चालकता का मान सबसे कम है, यहाँ चालकता का मान सबसे कम, चालकता होती तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ जी का मान, फॉरवर्ड गैप में जी का मान अधिक होता है, जो बड़ा होता है। फॉरवर्ड इसमें अपने कुचालक में जी का मान कम से कम होता, अधिक से अधिक होता है, जी का मान कम से कम होता है यहाँ पे, और यहाँ अधिक से अधिक होता है। और यदि अर्धचालक की बात करें तो ये अर्धचालक, यदि मैं आपको अर्धचालक का भी एक कंडक्शन और लेवल बना के दिखाता हूँ। ये अर्धचालक है अपना, यहाँ क्या लिया, यहाँ ये क्या है, ये आपको तो ये क्या है, VB वैलेंसी बैंड, ये क्या है CB कंडक्शन बैंड, ये क्या है एनर्जी गैप, ये क्या देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अर्धचालक का एनर्जी गैप कुचालक से कम होता है। अर्धचालक का एनर्जी गैप इसका बड़ा होता है, इसका कम होता है, और चालक में एनर्जी गैप नहीं होता है, ओवरलैप होता है। तो 3 बातें हैं कि कुचालक का एनर्जी गैप सबसे बड़ा, अर्धचालक का उससे कम, और चालक में एनर्जी गैप सबसे छोटा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे तो ये चालक टूटकर, ये इलेक्ट्रॉन टूटकर, संयोजी इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आने की कोशिश करने लग जाएंगे। यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यहाँ 0 से 1 है, कोई थोड़ी सी हीट एनर्जी देते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आने जाएंगे, ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे, इधर से आदान प्रदान करना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा चालक बन जाएगा। तो ये तो थी आपकी एनर्जी गैप, जो बैंड थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण करेंगे और एक एक इक्विपमेंट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन से जो अर्धचालक हैं, जैसे P है, PN संधि है, P टाइप अर्धचालक हैं, N टाइप अर्धचालक है, उसके बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हार्ड न समझते हुए इनको आसान भाषा में समझो, और जो समझ में नहीं आए तो कुछ यदि इसमें आपको प्रॉब्लम यदि समस्या नजर आई तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर मुझे एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करें। जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं, जो इनका मान बताया है, ये परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है। अब एनर्जी पूछा जाए कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की सबसे छोटी इकाई है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।